प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में यह बताने का प्रयास किया था कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो संस्कृत विषय हैं इनको मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो इसके आधार पर मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिया था कि एक आध दो दिन में जो है कि सिलेबस पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए आज हम सभी लोग हाई स्कूल छोड़ के इंटरमीडिएट संस्कृत विषय के पूरे पाठ्यक्रम को थोड़ा सा समझते हैं विषय सूची में कि क्या क्या हमें पढ़ने हैं। राजीव प्रकाशन की किताब आप सभी लोग लिए होंगे। आप लोग जो है सबसे पहले जो पेज दिया है नवीनतम पाठ्यक्रम संस्कृत कक्षा 12 अंक विभाजन। आइए देखते हैं अंक विभाजन में किस प्रकार से प्रश्नों का संकलन रखा गया है। तो देखिए, सामान्य निर्देश में कुछ निर्देशित की हुई बातें रखी गई हैं। देखिए लिखा है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी दे रहा होगा कि सामान्य निर्देश में लिखा है संस्कृत विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। इतना तो आपको पता ही है, संस्कृत विषय के एक 100 नंबर का प्रश्न पत्र अर्थात पेपर होगा। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में निर्धारित अंकों के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश होगा। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से किस मोड में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा है कि प्रश्नों का मोड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश कर कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए लिखा है प्रश्न पत्र में प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक ही उत्तर के आकार की संक्षिप्तता या दीर्घता का द्योतक होगा। अब इसके कहने का मतलब है कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक हर एक प्रश्न के, ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न के साथ साथ उसका अंक भी निर्धारित किया जाएगा कि इस प्रश्न को लिखने पे आपको कितना नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से आपको कितना लिखना है ये आप जो है अंकों के आधार पर आकलन करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न पत्र के, देखिए लिखा है प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाविष्ट पाठ्यक्रम का अंक विभाजन निम्नवत होगा, अर्थात निम्नवत का मतलब जो नीचे लिखी गई हैं उसी प्रकार से होगा। तो देखिए लिखा है खंड क में है क्या? आप ध्यान दीजिएगा, आप किसका पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं? यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें देखिए आगे क्या लिखा है, खंड क गद्य संकलन है। ध्यान दीजिएगा, गद्य जो 100 नंबर का प्रश्न पत्र है इसमें 20 अंक का आपका गद्य रखा गया। और गद्य में पढ़ना क्या है? तो मित्रों आपको पता है महाकवि बाण भट्ट जी द्वारा विरचित कादंबरी का एक भाग है जिसका नाम सुकनासोपदेश है, सॉरी चंद्रापीड कथा। चंद्रापीड कथा जो कादंबरी का नायक चंद्रापीड, उसकी कथा के बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ पंक्तियां रखी गई हैं, उन्हीं पंक्तियों को पढ़ना है। देखिए इसमें लिखा है कि चंद्रापीड कथा के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर, माने 5 5 6 6 7 7 पंक्तियों का गद्यांश दे दिया जाएगा, उसको पढ़िए और पढ़ने के पश्चात नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, फिर कहा गया है कथात्मक पात्रों का चरित्र चित्रण। कथात्मक पात्रों, कथा में उपस्थित जो पात्र हैं, ठीक है, कथा में उपस्थित जो पात्र हैं, जैसे नायक चंद्रापीड, नायिका कादंबरी, सहनायिका महाश्वेता और केयूरक श्वेतकेतु, और जो है कि वैशंपायन शुक, ये 5-6 जो पात्रों का परिचय है, इनको पढ़ने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं उनको पढ़ने पे आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है। याद रखिए कि खंड क हम पढ़ रहे हैं। तीसरे में लिखा है रचनाकार का जीवन परिचय एवं गद्य शैली। अब चंद्रापीड कथा के रचनाकार कौन है इसको आपको जानकारी रखना है, महाकवि बाण भट्ट।
तो महाकवि बाण भट्ट का जीवन परिचय अगर हम पढ़ लेते हैं, उनकी गद्य शैली अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो 4 नंबर आपको प्लस पॉइंट यहाँ भी किया जाएगा। तो 10 नंबर का आप जो है कि पंक्ति पढ़ करके पंक्तिबद्ध पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे, वहाँ पे आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक, फिर कथात्मक पात्रों का चरित्र चित्रण याद करेंगे, अर्थात जीवन परिचय लगभग, तो वहाँ भी 4 नंबर आपको मिलेगा। और रचनाकार जिन्होंने इस रचना को लिखा है, अर्थात बाण भट्ट का जीवन परिचय अगर हम अच्छी तरह से दोहराए रहेंगे, अच्छी तरह से तैयार रहेगा, तो 4 नंबर आपको वहां मिलेंगे। 4 4 8 10 18 नंबर। और गद्य से कुल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वादे के मुताबिक देखिए नीचे लिखा है कि संदर्भित पुस्तक से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न, वैकल्पिक बोले तो MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो मित्रों खंड क में गद्य जो था, गद्य के भाग से 100 नंबरों में से 20 नंबर के प्रश्न यहीं पर आएंगे। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम उसकी रूपरेखा बनाते हैं। अगर हम उसकी रूपरेखा अच्छे से नहीं बनाए तो वो कार्य फिलअप नहीं हो सकता। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को हम पढ़ें, पाठ्यक्रम में कौन से प्रश्न पे कितने नंबर मिलने वाले हैं, इस पर ध्यान हम अगर केंद्रित कर लेंगे तो आधा से ज्यादा जी का जंजाल यहीं पे समाप्त हो जाएगा। हम विद्यार्थी क्या करते हैं, पाठ्यक्रम नहीं पढ़ते, डायरेक्ट जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ते रहते हैं, पढ़ते। ऐसे नहीं होता। आप पहले प्रश्नों के संकलन को समझिए, कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है और उसके अंतर्गत कितने नंबर मिलने वाले हैं। पाठ्यक्रम में कौन कौन सी किताबें हैं, पाठ्यक्रम के कौन कौन से लेखक हैं, ये तमाम प्रकार की बातें आपको पहले ध्यान केंद्रित करनी होगी। ये हो गया आपका। अब देखिए खंड क में चंद्रापीठ कथा कादंबरी से ली गई थी, जिसके रचयिता महाकवि बाण भट्ट थे। ठीक, अब खंड ख की बात आती है तो खंड ख भी 20 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा 100 में से आपका 20 नंबर हो गया। अब अगले 20 के लिए हम संघर्ष करते हैं। यहाँ पे महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य रघुवंश रखा गया, अर्थात रघुवंशम नामक महाकाव्य के अंतर्गत देखिए खंड ख में पद्य के रूप में रखा जा रहा है। अब कहा क्या जा रहा है, इसमें से भी देखिए 2-4 क्वेश्चन कैसे पूछने के सिद्धांत हैं। कहा जा रहा है किसी श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये ध्यान दीजिए, किसी भी श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि बता रहे हैं रघुवंशम नामक महाकाव्य जो 19 सर्गों का महान कृति है महाकवि कालिदास की, ध्यान दीजिएगा। और ये भी बताया जाता है, अगर देखिए बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम बताइए। महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है, तो उनकी 7 प्रमाणिक रचनाएं हैं, 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 गीत काव्य अर्थात खंड काव्य। लेकिन अगर उन 7 में से प्रमाणिक रचना के रूप में सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ अगर रचना कोई माने तो रघुवंश नामक महाकाव्य है। लेकिन मित्रों यहीं पे एक टिपिकल सवाल उत्पन्न होता है, कहीं कहीं आप लोग यह जानते होंगे, सुने होंगे कि महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखिए प्रश्न का संकलन ध्यान समझिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्न का संकलन यह कहा जा रहा है कि महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना अगर पूछी जाए तो रघुवंश नामक महाकाव्य। ठीक, लेकिन अगर इसी के बाद यह प्रश्न पूछी जाए या इसके उपरांत यह प्रश्न पूछी जाए कि महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना कौन सी है, नाटक रचना कौन सी है, तब आप बताएंगे क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ रचना रघुवंश नामक महाकाव्य, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना तब आप बताएंगे क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी रघुवंशम 19 सर्गों का जो महाकाव्य है, उस 19 सर्गों के महाकाव्य में से द्वितीय सर्ग, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग को हमें पढ़ना है। उनमें से देखिए कुछ श्लोक हैं, उन श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ना है और उनको पढ़ने के पश्चात देखिए प्रश्न क्या किया जाए, कोई श्लोक देगा
और श्लोक देने के बाद उसका संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 7 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, आगे देखिए लिखा है किसी श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करने के लिए पूछी जाएगी, वहां भी आपको 7 नंबर मिलेगा। तीसरे प्रश्न पे रखा गया कवि परिचय और काव्य शैली। ठीक वही पिछले तरह से ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है, कवि का परिचय यहाँ भी पूछा जाएगा, अर्थात महाकवि कालिदास का परिचय अर्थात जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और काव्य शैली में उनका क्या स्थान था। ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के संकलन को 4 नंबर के अंतर्गत पूछे जाने का जो है सिद्धांत रखा जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है, काव्यगत तथ्यों एवं भावों पर आधारित 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा है आपको खंड क और खंड ख समझ में आया होगा। तो ये आपके 40 नंबर के प्रावधान हुए। अब आइए देखते हैं और कोई किताब लगा है। जी हाँ, खंड ग जो है ये नाटक है। और देखिए बड़े खुशी की बात है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है कि सरलता से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना अभिज्ञान शाकुंतल, और इसके पहले खंड ख में क्या था, महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना रघुवंशम, और यहाँ क्या है अभिज्ञान शाकुंतल सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना का। देखिए महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ नाटक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो 7 अंकों से निर्धारित है। उन 7 अंकों के केवल चौथे अंक को आपको पढ़ना है। एक बात और है, आप कक्षा 11 में जब पढ़ रहे थे तो वहां भी चतुर्थ अंक थे, चतुर्थ अंक के कुछ क्वेश्चन थे, तो इसको डिवाइड किया गया है। ध्यान दीजिएगा कैसे, इसमें यह डिवाइड किया गया है कि महाकवि कालिदास के चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की कथा में कुल 22 श्लोकों का संग्रह रखा गया है। 22 श्लोकों में ध्यान दीजिएगा प्रारंभिक से लेकर के 10 श्लोकों तक कक्षा 11 में आपको पढ़ने के लिए कहा गया। अब उसके बाद 11वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक से लेकर के जो है कि 22वें श्लोक तक यहाँ पे आपको कक्षा 12 में रखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो केवल इसमें से कुल मिला जुला करके 10 श्लोक आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो इसमें आप कहेंगे क्या कहा जा रहा है। पहला प्रश्न देखिए इसमें दिया जा रहा है कि पाठगत नाटक की किसी गद्यांश या पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गद्य में भी, गद्य मतलब लाइन बाय लाइन भी लिखे हैं संस्कृत में, उनको भी अच्छी तरह से पढ़ना है, और उसके साथ साथ बीच बीच में जो कुल 10 श्लोकों का संग्रह रखा गया है उनके भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छी तरह से हमें आना चाहिए। इसके लिए आपको 7 नंबर दिए गए हैं। फिर पाठगत नाटक के अंशों से सुक्ति परक पंक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो उसमें से सुक्ति दे देगा। सुक्ति मतलब 4 लाइन का श्लोक रहता है, उस 4 लाइन के श्लोक के अंतिम लाइन दे देगा और कहा जाएगा कि इस सुक्ति को पकड़िए, कहाँ से है, इसका संदर्भ लिखिए और इसकी अच्छी तरह से व्याख्या कीजिए। इसके लिए भी मित्रों आपको 7 नंबर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो 7 7 14 नंबर हो गया। और एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रश्न नंबर जो 3 है वो खंड ख के प्रश्न नंबर 3 से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। क्या कहा जा रहा है, नाटककार का जीवन परिचय। तो नाटककार और काव्यकार दोनों एक हैं, जिनका नाम है महाकवि कालिदास। याद रखिएगा कालिदास नहीं है, कालिदास। ल में देखिए छोटी की मात्रा है, कहीं कोई पूछे तो फंसना नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमसे खुद पूछे थे और हम फंस गए थे। जब उन्होंने हमसे कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता का नाम क्या है, तो हमने बताया कालिदास। उन्होंने कहा कालिदास है कि कालिदास है, तोते उड़ गए। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ छोटी कहाँ बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ये सब कहाँ कैसे किस प्रकार से उसका उच्चारण किया जाए, इसको विधिवत तरीके से आप तैयार रखिए। तो चौथा पॉइंट में वही फिर बहुविकल्पी प्रश्न 2 ठो पूछा जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से आएंगे, जितना आप पढ़े रहेंगे उसी में से कोई एक प्रश्न रख दिया जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो खंड ग आता है इसमें देखिए निबंध का प्रकरण रखा गया है। क्या रखा गया है, निबंध। और निबंध में देखिए इसमें टॉपिक दिए गए हैं कि इन्हीं टॉपिकों को पढ़िए, इसी में से प्रश्न आएंगे। जैसे देखिए लिखा है विभिन्न विषयों पर संस्कृत में निबंध 10 पंक्तियां। 10 पंक्तियां माने 10 लाइन का आपको निबंध लिखना है, और जितना लाइन आप लिखेंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। कैसे,
देखिए लिखा है ना उसमें 10 पंक्तियां 10 नंबर। तो संस्कृत साहित्य बोले तो संस्कृत भाषा पर आपको निबंध लिखने हैं। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट पे आपको 10 लाइन के निबंध लिखने हैं। पर्यावरण पर निबंध आपको लिखने हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम, ये जो हैं ये निश्चित निर्धारित किए गए हैं पाठ्यक्रम में कि इसमें से प्रश्न आएंगे, इसमें से निबंध का जो है टॉपिक रखा जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि इसे याद करना है, इसे याद करना है, अर्थात अच्छी तरह से इसको लिखना है, मनन करना है, चिंतन करना है। आप 10 लाइन इन विषयों पर लिख सकें, इसके लिए आपको 10 नंबर मिले। तो मित्रों आपको यह जानकारी हो गई होगी कि खंड क से 20 नंबर, खंड ख से 20 नंबर, खंड ग से 20 नंबर। खंड क में क्या है? महाकवि कौन? बाणभट्ट। महाकवि बाणभट्ट जी द्वारा विरचित कादम्बरी कथा का एक भाग है जिसका नाम चंद्रापीठ कथा है। नायक चंद्रापीठ, नायिका कादम्बरी, ये तमाम प्रकार की आपस की वार्तालाप कुछ किए गए हैं। इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसको पढ़ने के पश्चात पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे जिसके कारण में 20 नंबर मिलेंगे। फिर खंड ख में रघुवंश नामक महाकाव्य कालिदास कृत, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ से भी आपको 20 नंबर मिलेंगे, 20-20 40 नंबर। फिर तृतीय जब जो खंड ग है इसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के चतुर्थ अंक के केवल 10 श्लोकों को अंतिम के पढ़ने हैं, उसमें से भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो 20-20-20 60 नंबर हो गया। 10 नंबर आपका निबंध हो गया। ये आपके 70 नंबर हो गए। पाठ्यक्रम के आधार पर मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन से प्रक्रम को, कौन से पोर्शन को हम पढ़ेंगे, हमें कितना नंबर मिलेगा। आशा है आप लोगों को 70 नंबर का पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग 30 नंबर के पाठ्यक्रम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है खंड, देखिए लिखा है घ हो गया था, अब अंग में देखिए लिखा है अलंकार। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अलंकारों की सामान्य परिभाषा हिंदी या संस्कृत में, दो में से एक आपको आ रहा है, आप दोनों भी लिख सकते हैं, अथवा उदाहरण संस्कृत में लिखिए। आप हिंदी या संस्कृत में उसका परिभाषा तो लिख देंगे जो अलंकार इसमें निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उसका उदाहरण आपको संस्कृत में ही रखना है। मित्रों आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जितना भी मैं इसमें पाठ्यक्रम के आधार बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये सब अभी आपको इसी हमारे YouTube चैनल पर आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। पूरा का पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, प्रक्रम बाय प्रक्रम आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग जुड़े रहिएगा और बहुत से लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। पूरा आशा है ऐसा पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, ऐसा बताने का आपको प्रयास करूंगा, ऐसा सिखाने का आपको प्रयास करूंगा कि 100 में 100 आपका आएगा और 100 में 100 आपका आए, यही हमारा लक्ष्य है। तो खंड अंग में केवल 2 अलंकार आपको तैयार करने हैं। कौन कौन? एक उपमा अलंकार और दूसरा क्या है? रूपक अलंकार। ठीक, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा और रूपक का रूपकम रूपिता रूपो विषय निरपहवे, ऐसे से मतलब कि है परिभाषाएं इनकी। तो ये आपका 3 नंबर का हो गया। अब आइए खंड च में देखिए, व्याकरण का असली पोर्शन यहाँ पे है। देखिए अनुवाद आपको थोड़ी सी सीखना है। ऐसे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद जहां उपपद विभक्तियों का प्रयोग हो, इसके लिए आपको 8 अंक निर्धारित किए जाएंगे। फिर कारक तथा विभक्ति पढ़नी है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है और वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। इसके लिए भी आपको 27 नंबर दिए जाएंगे। अनुवाद से लेकर के वाच्य परिवर्तन जो 8 प्रक्रम है, इसके लिए 27 नंबर दिए जाएंगे। तो 73 और 27 आपके कितने हो गए? कुल मिलाकर के आपके 100 नंबर हो गए। व्याकरण पोर्शन में मैंने आपको बताया था कारक में क्या क्या पढ़ने हैं, थोड़ा सा इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं कि कारक में आपको बहुत ज़्यादा कारक नहीं पढ़ना है। चतुर्थी विभक्ति से प्रारंभ है और चतुर्थी विभक्ति के कुछ छोटे छोटे थोड़े बहुत सूत्रों के संकलन को रखना है। मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा जिससे आप परीक्षा में देखते ही टिक कर दें। या लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख दें, लिखने के लिए नहीं आता है तो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ने हैं देखिए, निम्नलिखित सूत्रों तथा वार्तिकों के आधार पर कारकों के विभक्तियों का ज्ञान। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में देखिए कुल 6 सूत्र पढ़ने हैं। पहला सूत्र है कर्मणा यम विप्रयति संप्रदानम, दूसरा है चतुर्थी संप्रदाने
तीसरा रुच्यर्थानाम प्रियमाण, चौथा है क्रुद्ध ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप, पांचवा है स्प्रेरीप्सिता और छठा है आपका नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योग। ये चतुर्थी में 6 सूत्र आपको अच्छी तरह से पढ़ने, इसी में से प्रश्न आएंगे। ठीक, फिर ख में क्या है, पंचमी विभक्ति के 5 सूत्र यहाँ पे पढ़ने हैं आपको। ध्रुवम पाए अपादानाम, अपादाने पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थाम उपसंख्यानम वार्तिक भित्रर्थानाम भय हेतु, और पांचवा है आख्यातोपयोगी। इनमें से भी कुछ सूत्र कटे हैं, मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि नए सिलेबस के आधार पर एक बार आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या इस साल पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने। पाठ्यक्रम में यहाँ पे किताब में जो रखेंगे इन सामान्य जानकारी इनकी मैं आपको बता रहा हूँ। षष्ठी में आपको देखिए यहाँ पर भी 4 सूत्र पढ़ने हैं। पहला है षष्ठी शेषे, दूसरा है षष्ठी हेतु प्रयोगे, तीसरा तस्य च वर्तमाने, और चौथा है षष्ठी चानादरे। ये 4। सप्तमी में भी आपको 4 पढ़ने, आधारो अधिकरणम सप्तम्यधिकरणे साधु असाधु प्रयोगे च वार्तिक, और चौथा यतश्च निर्धारणम। तो मित्रों इतने सूत्र पढ़ने हैं। इन सूत्रों को अगर अच्छी तरह से हम पढ़ लेंगे, कोई भी एक लाइन दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें कौन सा कारक है, ये तमाम प्रकार के प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाएंगे और वह बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में ही पूछे जाएंगे। समास में क्या पढ़ना है ये भी बता दिया गया है इसमें कि निम्नांकित समासों की परिभाषा अथवा संस्कृत में विग्रह सहित समास का नाम, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। द्वंद्व, अव्ययी और द्विगु ये 3 ही समास पढ़ने हैं और इससे पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। निम्नांकित समासों की परिभाषा, इन समास परिभाषा अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, और संस्कृत में जो उसके समास विग्रह के जो दिए जाते हैं, विग्रह की जो शब्द दिए जाते हैं उसको तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। संधि में क्या पढ़ना है? संधि में देखिए लिखा है कि संधि विच्छेद, नामोल्लेख तथा नियम ज्ञान अच्छी तरह से आपको पढ़ना। संधि विच्छेद का ज्ञान आपको होना चाहिए, उसका नाम याद होना चाहिए, उसके सूत्र याद होने चाहिए, और नियम बोले तो उसकी परिभाषा आपको अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। उसमें बहुत से सूत्र हैं, जैसे आपको व्यंजन संधि पढ़नी है तो व्यंजन संधि में देखिए क्या क्या सूत्र आपको पढ़ने हैं। इस्तो इष्टुना इष्टु पढ़ना है, इष्टुना इष्टु पढ़ना है ना। झलाम जसो अंते पढ़ना है। खरिच मोनुस्वार झलाम जस झस तोरली अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये व्यंजन संधि में पढ़ने हैं। विसर्ग संधि में विसर्जनीय से ससजु सोरु अतोर प्लुता दप्लुते हसिच खरवसान योर विसर्जनीय वासय रोर ढलोपे पूर्वस दीर्घोण, ये आपको पढ़ने हैं। शब्द रूप में क्या पढ़ने, ये देखिए आपको बताया जा रहा है कि ये पढ़ने हैं, घबराने की बात नहीं करी। तो बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा है, कैसे पढ़ा जाए? साल भर का तो आपको टाइमियो तो मिल रहा है, 10 महीने 11 महीने का समय तो मिल रहा है। अच्छी तरह से धीरे धीरे तैयारी करते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने के लिए, टॉपिक बाय टॉपिक बताने के लिए मैं आप लोगों के प्रति संघर्षरत हूँ। आएगा कैसे नहीं, एक बार आप स्टार्ट तो कीजिए। शब्द रूप में नपुंसक लिंग में गृह, वार्य, दधि, मत, जगत, नाम, मनस, ब्राह्मण और धनुष। सर्वनाम में आपको सर्व, तद, यद, किम, युष्मद, अस्मद, इदम, एतद, अदस और भवत। फिर आपको संस्कृत संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, 1 से लेकर के 100 तक के संख्यावाचक शब्द तथा कति के रूप, ये आपको याद होना चाहिए। सब मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। धातु रूप में आप आत्मनेपदी में देखिए, धातु रूप में लिखा है कि निम्नलिखित धातुओं के लट, लंग, लोट, विधिलिंग एवं लृट लकार में रूप पढ़ने हैं। ठीक, आत्मनेपदी में आपको 5-6 पढ़ना है। लभ, वृद्ध, भास, सी, विद, सेव। इसमें से क्या महत्वपूर्ण होंगे, क्या परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, ये मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बताता चलूंगा। फिर उभय पद में नी, याच, दा, ग्रह, ज्ञात, चूर, श्री, क्री और धा। प्रत्यय में आपको कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने? ल्यूट प्रत्यय, डमुल प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ङीस प्रत्यय, तुमुक प्रत्यय और त्वा प्रत्यय। वाच्य परिवर्तन जो आपका अंतिम है, इससे आपको क्या पढ़ने? वाक्यों में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पदों का वाच्य परिवर्तन। इतना मित्रों आपको अच्छी तरह से पढ़ना है।
ये आपके सिलेबस में इतने जो है कि निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं का संपूर्ण ज्ञान आपको 100 नंबर दिलाने का पूरा क्षमता रखता है। अब ये आप ही ऊपर निर्धारित होता है कि आप उसे किस प्रकार से, किस एंगल में, किस मोड में, किस तरह से, किस क्राइटेरिया को अपनाते हुए, कितना मेहनत करते हुए आप पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं, कितना भी समय दे करके आपको प्रयास करूं, 1 घंटा नहीं बल्कि 4 घंटा पढ़ाने का प्रयास करूं, वीडियो बाय वीडियो देने का प्रयास करूं, ये तमाम प्रकार की मेरी क्रियाएं तब तक सफल नहीं होंगी जब तक आप स्वयं से अपने आप को नहीं चेताएंगे, जब तक आप तैयार नहीं होंगे, जब तक आप रेडी नहीं होंगे, तब तक जान लीजिए मेरा पढ़ाना सार्थक नहीं होगा। कहने का आशय यह है कि जितना हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं वो तभी सार्थक हो सकता है जब आप उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैं तो केवल बता करके हट जाऊंगा, उस पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तभी जा करके आपके लिए कुछ भला हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। संपूर्ण संस्कृत कक्षा 12 अर्थात इंटरमीडिएट के जो पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम था, कौन से प्रश्न को किस आधार पे हम पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये जो भी था ये मैं बताने का प्रयास किया। आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और जिनके पास किताबें नहीं हैं, जिन विद्यार्थियों के पास, वे अपनी किताबें ले लें। और मैं जो है कि प्रतिदिन आपको 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, जैसे जिस प्रकार से टॉपिक रहेगा उसी आधार से मैं आपको वीडियो बाय वीडियो जल्दी देने का प्रयास करूंगा, ताकि जो है कि जल्दी से पाठ्यक्रम को ख़त्म करके किसी दूसरे विषय को, किसी दूसरे जो है कि विषय को लगाने का प्रयास किया जाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सभी मित्रों को धन्यवाद।